गाइस, हमारी प्रेमचंद की 16 कहानियों की सीरीज चल रही थी। तो उसमें से आज हम शतरंज के खिलाड़ी कहानी पढ़ने वाले हैं। इससे पहले एक बात मुझे कहनी थी आप लोगों से। ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ तो इसका मेरा मोटिव ये नहीं है कि मतलब मैं यूट्यूब के आगे यूट्यूब पे अपना व्यूज़ वगैरह बढ़ाऊँ। इसका मोटिव मेरा पर्सनली भी है। बिकॉज़ क्या होता है कि मेरे साथ ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि मैं कहानी, नाटक, उपन्यास पढ़ तो रही थी और उसका रिवीज़न नहीं हो पाता था। तो मेरा मोटिव यही रहेगा कि कहानियों, उपन्यासों, नाटकों, ये सब मैं वीडियो के थ्रू लेके आऊँ। और फिर मैं क्या करूँगी, जब मैं व्याख्या करूँगी तो मैं इनको 2x में देख लूँगी। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि एक तो हम मतलब पढ़ने का टाइम बच जाएगा। दूसरा, हम 2x में देखेंगे तो उसमें भी टाइम मतलब सुनने जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं फिर अगेन सुनेंगे तो वो रिकॉल हो जाएंगी चीज़ें। तो इसी की वजह से मतलब मेरा एक पर्सनली प्रॉफिट भी था इसमें। अगर आप लोगों को भी प्रॉफिट होता है तो ये मेरा सौभाग्य होगा। तो अगर आपको वीडियो वगैरह पसंद आती हैं तो आप लाइक कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं शतरंज के खिलाड़ी। तो इसमें मैं बैकग्राउंड थोड़ा बता दूं इसका। शतरंज के खिलाड़ी में क्या होता है कि इसमें लखनऊ की कहानी है। इसमें 2 नवाब हैं, मिर्ज़ा सज्जाद अली और मीर रोशन अली। तो ये लोग इन्हें शतरंज खेलने की लत है। तो इन लोगों को इनसे परेशान होकर इनके घर वाले इन्हें बाहर निकाल देते हैं घर से। तो फिर ये एकांत में जाके शतरंज खेलने लगते हैं दोनों। फिर बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी लखनऊ में प्रवेश करती है। तो जो वाजिद अली शाह हैं, ये यहाँ के राजा हैं, तो इनको पकड़ के ले जाती है। तो ये जो दोनों लोग हैं जो शतरंज खेल रहे हैं वो इसको दृश्य को देखते रहते हैं पर कुछ करते नहीं हैं। और फिर बाद में इनके मतलब खेल में इन दोनों का झगड़ा हो जाता है और उसके बाद एक दूसरे की जान ले लेते हैं। तो इसमें प्रेमचंद जी ने दिखाया है कि कैसे वो जिम्मेदारियों से भागते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने प्रतीक के रूप में नवाबों को भी दिखाया है कि नवाब उस टाइम क्या वही अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे थे। तो राजनीतिक समस्या में अपनी जिम्मेदारी कैसे भाग रहे थे, तो उस बड़ी समस्या को इन्होंने अपनी कहानियों में दिखाने की कोशिश की है प्रेमचंद जी ने। तो हम कहानी स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है। वाजिद अली शाह का समय था। लखनऊ विलासिता के रंग में डूबा हुआ था। छोटे बड़े, गरीब अमीर सभी विलासिता में डूबे हुए थे। कोई नृत्य और गान की मजलिस सजाता था तो कोई अफीम की पीनखी में मजे लेता था। जीवन के प्रत्येक विभाग में आमोद प्रमोद का प्राधान्य था। शासन विभाग में, साहित्य क्षेत्र में, सामाजिक अवस्था में, कला कौशल में, उद्योग धंधों में, आहार व्यवहार में सर्वत्र विलासिता व्याप्त हो रही थी। राज कर्मचारी विषय वासना में, कविगण प्रेम और विरह के वर्णन में और कारीगर जो है कलावृत्ति और चिकन बनाने में, व्यवसायी सुरमे, इत्र, मिस्सी और उपटन का रोजगार करने में लिप्त थे। सभी की आंखों में विलासिता का मद छाया हुआ था। संसार में क्या हो रहा है इसकी किसी को खबर नहीं थी। बटेर लड़ रहे हैं, तीतरों की लड़ाई के लिए पाली बधी जा रही है। कहीं चौसर बिछी हुई है, पोप बारे का शोर मचा हुआ है। कहीं शतरंज का घोर संग्राम छिड़ा हुआ है। राजा से लेकर रंग तक इसी धुन में मस्त थे। यहाँ तक कि फकीरों को पैसे मिलते और वे रोटियां न लेकर अफीम खाते या मादक पीते। शतरंज, ताश, गंजीफा खेलने से बुद्धि तीव्र होती है, विचार शक्ति का विकास होता है।
पेचीदा मसलों को सुलझाने की आदत पड़ती है। ये दलीलें जोरों के साथ पेश की जाती थी। इस संप्रदाय से के लोगों से दुनिया अब भी खाली नहीं है। इसलिए अगर मिर्ज़ा सज्जाद अली और मीर रोशन अली अपना अधिकांश समय बुद्धि तीव्र करने में व्यतीत करते थे तो किसी विचारशील पुरुष को क्या आपत्ति हो सकती थी। दोनों के पास मौरूसी जागीरें थी, जीविका की कोई चिंता नहीं थी, न घर में बैठे चखौतियाँ करते थे। आखिर और करते ही क्या। प्रातःकाल दोनों मित्र नाश्ता करके बिसात बिछाकर बैठ जाते, मोहरे सज जाते और लड़ाई के दांव पेच होने लगते। फिर खबर न होती थी कि कब दोपहर हुई, कब तीसरा पहर, कब शाम। घर के भीतर से बार बार बुलावा आता था कि खाना तैयार है। यहाँ से जवाब मिलता, चलो आते हैं, दस्तरखान बिछाओ। यहाँ तक कि बावर्ची बेहोश होकर कमरे में ही खाना रख जाता था और दोनों मित्र दोनों काम साथ साथ करते थे। मिर्ज़ा जो सज्जाद अली के घर में कोई बड़ा बूढ़ा नहीं था, इसलिए उन्हीं के दीवान खाने में बाजियाँ होती थी। मगर यह बात न थी कि मिर्ज़ा के घर के लोग और उनके इस व्यवहार से खुश हों। घर वालों का तो कहना ही क्या, मोहल्ले वाले घर के नौकर चाकर तक नित्य द्वेषपूर्ण टिप्पणियाँ किया करते थे। बड़ा मनहूस खेल है, घर को तबाह कर देता है, खुदा न करे किसी को इसकी चाट पड़े। आदमी दीन दुनिया किसी के काम का नहीं रहता, न घर का न घाट का, बुरा रोग है। यहाँ तक कि मिर्ज़ा की बेगम को इससे इतना द्वेष था कि अवसर खोज कर पति को लताड़ती थी, पर से इसका अवसर मुश्किल मिलता था। वह सोती ही रहती थी, तब तक उधरबाजी बिछ जाती थी और रात को जब सो जाती थी तब कहीं मिर्ज़ा जी घर में आते थे। हाँ, नौकरों पर मैं अपना गुस्सा उतारती थी, क्या पान मांगी है, कह दो आकर ले जाएं, खाने की फुर्सत नहीं है, ले जाकर खाना सिर पर पटक दो, चाहे कुत्ते को खिलाएं। पर रूबरू है भी कुछ नहीं कह सकती थी। उनको अपने पति से उतना मलाल नहीं था जितना मीर साहब से था। उन्होंने उनका नाम मीर बिगाड़ू रख छोड़ा था। शायद मिर्ज़ा जी अपनी सफाई देने के लिए सारे इल्ज़ाम मीर साहब ही के सिर थोप देते थे। एक दिन बेगम जो साहिबा थी उनके सिर में दर्द होने लगा। उन्होंने लौड़ी से कहा, जाकर मिर्ज़ा साहब को बुला लो, किसी हकीम के यहाँ से दवा लाएं। दौड़ जल्दी कर। लौड़ी गई और मिर्ज़ा जी ने कहा, चल अभी आते हैं। बेगम साहिबा का मिजाज गर्म था, इतनी ताप कहाँ कि उनके सिर में दर्द हो और पति शतरंज खेलता रहे। चेहरा सुर्ख हो गया। लौड़ी से कहा कि जाकर कहे अभी चलिए, नहीं तो अब आप ही हकीम के यहाँ चली जाएंगी। मिर्ज़ा जी बड़ी दिलचस्प बाजी खेल रहे थे। 2 ही किस्तों में मीर साहब की मात हुई थी। झुंझलाकर बोले, क्या ऐसा दम लोगों पर है, जरा सब्र नहीं होता। मीर, अरे तो जाकर सुन ही आइए ना, औरतें नाजुक मिजाज होती ही हैं। मिर्ज़ा, जी हाँ, चला जब क्यों जाऊँ, 2 किस्तों में आपको मात होती है। मीर, जनाब इस भरोसे न रहिए, वह चाल सोची है कि आपके मोहरे धरे रहें और मात हो जाए, पर जाइए सुनाइए, क्यों खामोखा उनका दिल दुखाइएगा। मिर्ज़ा, इसी बात पर मात ही करके जाऊँगा। मीर, मैं खेलूँगा ही नहीं, आप जाकर सुनाइए। मिर्ज़ा, अरे यार, जाना पड़ेगा एक हकीम के यहाँ, सिर दर्द खाक नहीं है, मुझे परेशान करने का बहाना है। मीर, कुछ भी हो, उनकी खातिर तो करनी ही पड़ेगी। मिर्ज़ा, अच्छा एक चाल और चल लूँ। मीर, हरगिज नहीं, जब तक आप सुनने आएंगे मैं मोहरे में हाथ ही न लगाऊंगा। मिर्ज़ा साहब मजबूर होकर अंदर गए तो बेगम साहिबा ने त्योरियाँ बदल कर लेकिन खराते हुए कहा, मुझे निगौड़ी शतरंज इतनी प्यारी है, मतलब तुमको निगौड़ी जो शतरंज है इतनी प्यारी है, चाहे कोई मर ही जाए पर उठने का नाम नहीं लेते। नौज कोई तुम जैसा आदमी हो। मिर्ज़ा, क्या कहूँ, मीर साहब मानते ही न थे, बड़ी मुश्किल से पीछे छुड़ा कर आया हूँ। बेगम, क्या जैसे वह खुद निखट्टू हैं वैसे ही सबको समझते हैं। उनके भी बाल बच्चे हैं क्या, या सबका सफाया कर डाला। मिर्ज़ा, बड़ा लती आदमी है, जब जाता है तब मजबूर होकर मुझे भी खेलना पड़ता है, मतलब जब आ जाता है तो मुझको भी मजबूर होकर खेलना पड़ता है। तो बेगम, दुत्कार क्यों नहीं देते। मिर्ज़ा, बराबर के आदमी हैं, उम्र में दर्जिन में मुझसे 2 अंगुल ऊंचे, मुलाहिजा करना ही पड़ता है। बेगम,
तो मैं ही दुत्कार देती हूँ, नाराज हो जाएं, कौन किसी की रोटियाँ चला देता है। रानी रूठेंगी, अपना सुहाग लेंगी, हीरिया जा बाहर से शतरंज उठा ला। मीर साहब से कहना कि मियाँ अब नहीं खेलेंगे, आप तशरीफ़ ले जाइए। मिर्ज़ा, हाँ, कहीं ऐसा गजब भी न हो करना, जलील करना चाहती हो क्या? ठहर हरिया, कहाँ जाती है? बेगम, जाने क्यों नहीं देते, मेरा ही खून पिए जो उसे रोके। अच्छा, उसे रोका, मुझे रोको तो जानूँ। यह कहकर बेगम साहिबा झल्लाई और दीवान खाने की तरफ चली। मिर्ज़ा बेचारे का रंग उड़ गया। बीवी की मन्नतें करने लगे, खुदा के लिए तुम्हें हरगिज हुसैन की कसम है, मेरी ही मैयत देखें तो उधर जाएं। लेकिन बेगम ने एक न मानिया। दीवान खाने के द्वार तक गई, पर एकाएक पर पुरुष के सामने जाते हुए पाँव बंद से गए। भीतर झांका, संयोग से कमरा खाली था। मीर साहब ने 2-1 मोहरे इधर उधर कर दिए थे और अपनी सफाई जताने के लिए बाहर टहल रहे थे। फिर क्या था, बेगम ने अंदर पहुंचकर बाजी उलट दी, मोहरें कुछ तख्त के नीचे फेंक दी, कुछ बाहर, और किवाड़ें अंदर से बंद करके कुंडी लगा दी। मीर साहब दरवाजे पर तो थे ही, उन मोहरे बाहर फेंके जाते देखे। चूड़ियों की झनक भी कान में पड़ी। फिर दरवाज़ा बंद हुआ तो समझ गए बेगम साहिबा बिगड़ गई। चुपके से घर की राह ली। मिर्जा ने कहा, तुमने गजब किया बेगम, अब मीर साहब इधर आए तो खड़े खड़े निकलवा दूंगी। इतनी लौ खुदा से लगाते तो वली हो जाते। आप तो शतरंज खेलें और यहाँ चूल्हे चक्की की फिक्र में सिर खपाऊँ। जाते हो हकीम के यहाँ कि अब भी तामुल है। मिर्जा घर से निकले तो हकीम के घर जाने के बाद मीर साहब के घर पहुँचे और सारा वृत्तांत कहा। मीर साहब बोले, मैंने तो जब मोहरे बाहर आते देखे तभी ताड़ गया, फौरन भागा। बड़ी गुस्सेवार मालूम होती हैं, मगर आपने उन्हें यूँ सिर चढ़ा रखा है, यह मुनासिब नहीं। उन्हें इससे क्या मतलब है कि आप बाहर क्या करते हैं? घर का इंतजाम करना उनका काम है, दूसरी बातों से उन्हें क्या सरोकार? मिर्जा, खैर यह तो बताइए कि अब कहाँ जमाव होगा? मीर साहब, इसका क्या गम है, इतना बड़ा घर पड़ा हुआ है, बस यहीं जमे। मिर्जा, लेकिन बेगम साहिबा को कैसे मनाऊंगा? जब घर पर बैठा रहता तब तो वह इतनी बिगड़ती थी, अब बैठक होगी तो शायद जिंदा न छोड़ेगी। मतलब यहाँ बैठक होगी तो शायद जिंदा न छोड़ेगी। तो मीर बकने भी दीजिए, 2-4 रोज में आपके ही ठीक, मतलब 2-4 रोज में आप ही ठीक हो जाएंगी। हाँ, आप इतना कीजिए कि आज से ज़रा तन जाइए। तो मीर साहब की बेगम किसी अज्ञात कारण से मीर साहब का घर से दूर रहना ही उपयुक्त समझती थी, इसलिए वह उनके शतरंज प्रेम की कभी आलोचना नहीं करती थी, बल्कि कभी कभी मीर साहब को देर हो जाती तो याद दिला देती। इन कारणों से मीर साहब को भ्रम हो गया था कि मेरी स्त्री अत्यंत विनयशील और गंभीर है। लेकिन जब दीवान खाने में बिसात बिछने लगी और मीर साहब दिन भर घर में रहने लगे तो बेगम साहिबा को बड़ा कष्ट होने लगा। उनकी स्वाधीनता में बाधा पड़ गई। दिन भर दरवाजे पर झांकने को तरस जाती, उधर नौकरों को मैं भी कानाफूसी होने लगी। अब तक दिन भर पड़े पड़े मक्खियाँ मारा करते थे। घर में कोई आए कोई जाए, उनसे कुछ मतलब नहीं था। अब पाटो पहरी धौंस हो गई। कभी पान लाने का हुक्म होता, कभी मिठाई का और हुक्का, तो किसी प्रेमी के हृदय की भांति नृत्य जलता ही रहता था। वे बेगम साहिबा से जा कर कहते कि हुजूर मियाँ की शतरंज तो हमारे जी का जंजाल हो गई। दिन भर दौड़ते दौड़ते पैरों में छाले पड़ गए। यह भी कोई खेल है कि सुबह को बैठे तो शाम कर दी। घड़ी आध घड़ी दिल बहलाव के लिए खेल लेना बहुत है। खैर, हमें तो कोई शिकायत नहीं, हुजूर के गुलाम हैं, जो हुक्म होगा बजा ही लाएंगे। मगर यह खेल मनहूस है, इसका खेलने वाला कभी पनपता नहीं। घर पर कोई ना कोई आफत जरूर आती है। यहाँ तक कि इसके पीछे मोहल्ले तबाह होते देखे गए हैं। सारे मोहल्ले में यही चर्चा होती रहती है, हुजूर का नमक खाते हैं। आपके आपा की बुराई सुनकर रंज होता है, मगर क्या करें। इस पर बेगम साहिबा कहती, मैं तो खुद इसको पसंद नहीं करती, पर वह किसी की सुनते ही नहीं, क्या किया जाए। मोहल्ले में भी 2-4 पुराने ज़माने के लोग थे, आपस में भांति भांति के अमंगल की कल्पनाएं करने लगे। अब खैरियत नहीं,
नहीं है। जब हमारे रईसों का ये हाल है तो मुल्क का खुदा ही हाफिज है। यह बादशाहत शतरंज के हाथों तबाह होगी, आसार बुरे हैं। राज्य में हाहाकार मचा हुआ था। प्रजा दिन दहाड़ी लूटी जाती थी, कोई फरियाद सुनने वाला न था। देहातों की सारी दौलत लखनऊ में खींची आती थी। वह वेश्याओं में, पहाड़ों में, विलासिता के अन्य अंगों की पूर्ति में उड़ जाती थी। अंग्रेज कंपनी का ऋण दिन दिन बढ़ता जाता था। कमली दिन दिन भीग कर भारी होती जाती थी। तो ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ये पोर्शन यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चन में व्याख्या में आ चुका है। तो यही मतलब मैं यही बता रही थी कि इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए हो जाती है वीडियो की क्योंकि हमारा रिवीजन हो जाता है। और वैसे पॉडकास्ट वगैरह यूट्यूब पे काफ़ी हैं, पर मैंने देखा था कि बुक से किसी ने नहीं पढ़ाया है। तो अगर हम जब चीज़ें हम आँखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं ना, तो वो कि कहाँ चीज़ें कौन से पेज पे लिखी गई हैं और किस हिसाब से लिखी गई हैं, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। ठीक है। फिर देश में सुव्यवस्था न होने के कारण वार्षिक कर भी न वसूल होता था। रेजिडेंट बार बार चेतावनी देता था, पर यहाँ तो लोग विलासिता के नशे में चूर थे। किसी के कानों पर जूं न रेंगती थी। खैर, मीर साहब के दीवान खाने में शतरंज होते कई महीने गुजर गए। नए नए नक्शे हल किए जाते, नए नए किले बनाए जाते, नित्य नई व्यूह रचना होती। कभी कभी खेलते खेलते झौड़ हो जाती, तू मैं तक की नौबत आ जाती, पर शीघ्र ही दोनों मित्रों में मेल हो जाता। कभी कभी ऐसा भी होता था कि बाजी उठा दी जाती। मिर्जाजी रूठ कर अपने घर चले आते। मीर साहब अपने घर में जा बैठती, पर रात भर की निद्रा के साथ सारा मनोमालिन्य शांत हो जाता था। प्रातःकाल दोनों मित्र दीवान खाने में आ जा पहुँचते थे। एक दिन दोनों मित्र बैठे हुए शतरंज के दलदल में गोते खा रहे थे कि इतने में घोड़े पर सवार एक बादशाही फौज का अफसर मीर साहब का नाम पूछता हुआ आ पहुंचा। मीर साहब के होश उड़ गए कि यह क्या बला सिर पे आ गई, यह तलबी किस लिए। नौकरों से कह दो घर में नहीं है। सवाल, घर में नहीं तो कहाँ है। तो नौकर, यह मैं नहीं जानता, क्या काम है। सवाल, काम तुझे क्या बताऊंगा, हुजूर तलबी है, शायद फौज के लिए कुछ सिपाही मांगे गए हैं। जागीरदार है कि दिल्ली मोर्चे पर जाना पड़ेगा, तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। नौकर, अच्छा तो जाइए, कह दिया जाएगा। सवाल, कहने की बात नहीं है, मैं कल खुद आऊँगा और साथ ले जाने का हुक्म हुआ है। सवार चला गया है। मीर साहब की आत्मा कांप उठी। मिर्जाजी से बोले, कहिए जनाब, अब क्या होगा। मिर्जा, बड़ी मुसीबत है, कहीं मेरी तलबी पे न हो। मीर, कमबख्त कल फिर आने को कह गया है। मिर्जा, आफत है और क्या, कहीं मोरेज पर जाना पड़ा तो बेमौत मरे। मीर, बस यही एक तदबीर है कि घर पर मिलो ही नहीं, घर से गोमती पर कहीं वीराने में नक्शा जमे, वहाँ किसी खबर होगी, हजरत आकर आप लौट जाएंगे। मिर्जा, वल्लाह आपको खूब सूझी, इसके सिवा और कोई तकदीर ही नहीं है। इधर मीर साहब की बेगम उस सवाल से कह रही थी कि तुमने खूब धता बतलाया। उसने जवाब दिया, ऐसे का दियों की चुटकियों पर नचाता हूँ। उनकी सारी अकल और हिम्मत तो शतरंज ने चल ली, अब भूल कर भी घर पर न रहेंगे। दूसरे दिन दोनों मित्र मुँह अंधेरे घर से निकल खड़े होते। बगल में एक छोटी सी दरी दबाए डिब्बे में गिलोरियाँ भरे गोमती पार की एक पुरानी मस्जिद में चले जाते, जिसे शायद नवाब आसफुद्दौला ने बनवाया था। रास्ते में तम्बाकू, चिलम और मदरिया ले लेते और मस्जिद में पहुँच दरी बिछा हुक्का भरकर शतरंज खेलने बैठ जाते थे। फिर उन्हें दिन दुनिया की फिक्र न होती थी। किस्त सह आदि दो एक शब्दों के सिवा उनके मुंह से कोई वाक्य नहीं निकलता था। कोई योगी भी समाधि में इतना एकाग्र न होता होगा। दोपहर को जब भूख मालूम होती तो दोनों मित्र किसी नान बाई की दुकान पर जाकर खाना खाते और एक चिलम हुक्का पीकर फिर संग्राम क्षेत्र में डट जाते। कभी कभी तो उन्हें भोजन का भी ख्याल नहीं रहता था। इधर देश की राजनीतिक जो दशा थी वो भयंकर होती जा रही थी। कंपनी की फौजें लखनऊ की तरफ बढ़ चली आती थी। शहर में हलचल मची हुई थी। लोग बाल बच्चों को लेकर देहातों में भाग रहे थे।
और पर हमारे दोनों जो खिलाड़ी थे इसकी ज़रा भी फिक्र नहीं थी। वे घर से आती तो गलियों में होकर डर भी था कहीं किसी भी वास्ताही मुलाजिम की निगाह न पड़ जाए तो बेकार में पकड़ जाए। हजारों रुपए सालाना की जागीर मुफ्त ही हजम करना चाहते थे। एक दिन दोनों मित्र मस्जिद के खंडर में बैठे हुए शतरंज खेल रहे थे। मिर्जा की बाजी कुछ कमज़ोर थी। मीर साहब उन्हें किस्त पर किस्त दे रहे थे। इतने में कंपनी के सैनिक आते हुए दिखाई दी। वह गोरों की फौज थी जो लखनऊ पर अधिकार जमाने के लिए आ रही थी। मीर साहब बोले, अंग्रेजी फौज आ रही है, खुदा खैर करे। मिर्जा, आने दीजिए, किस्त बचाइए। यह किस्त मीर, जरा देखना चाहिए यहीं आड़ में हो जाए। मिर्जा, देख लीजिएगा, जल्दी क्या है, फिर किस्त। मीर, तोप खाना भी है, कोई 5,000 आदमी होंगे, कैसे कैसे जवान हैं, लाल बंदरों के मुंह से सूरत देखकर खौफ मालूम होता है। मिर्जा, जनाब हीले न कीजिए, जिच्चक में किसी और को दीजिएगा। यह किस्त। मीर, आप भी अजीब आदमी हैं, यहाँ तो शहर पर आफत आई हुई है और आपको किस्त की सूझी है। कुछ इसकी भी खबर है कि शहर घिर गया तो घर कैसे चलेंगे। मिर्जा, जब घर चलने का वक्त आएगा तो देखी जाएगी। यह किस्त। बस अब की साह में मात है। फौज निकल गई। 10 बजे का समय था। फिर बाजी बिछ गई। मिर्जा बोले, आज खाने की कैसे ठहरेगी। तो मिर्जा बोले, मतलब मीर, अजी आज तो रोज़ा है, क्या आपको ज़्यादा भूख मालूम होती है। मिर्जा, जी नहीं, शहर में नहीं जाने क्या हो रहा है। ये शहर में कुछ नहीं हो रहा होगा, लोग खाना खाकर आराम से सो रहे होंगे। हुजूर नवाब साहब भी ऐश गाहे में होंगे। दोनों सज्जन फिर जो खेलने बैठे तो 3 बज गए। अब की मिर्जाजी की बाजी कमज़ोर थी। 4 का गजर बज ही रहा था कि फौज की वापसी की आहट हुई। नवाब वाजिद अली पकड़ लिए गए थे और सेना उन्हें किसी अज्ञात स्थान को लिए जा रही थी। शहर में न कोई हलचल थी, न मारकाट, एक बूंद भी खून न गिरा था। आज तक किसी स्वाधीन देश के राजा की पराजय इतनी शांति से इस तरह खून बहे बिना नहीं हुई थी। यह वह हिंसा नहीं थी जिस पर देवगढ़ प्रसन्न होते हैं। यह वह कायरपन था जिस पर बड़े बड़े कायर भी आंसू बहाते हैं। अवध के विशाल देश का नवाब बंदी चला जाता था और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था। वह राजनीतिक अधपतन की चरम सीमा थी। मिर्जा ने कहा, हुजूर नवाब साहब को जालिमों ने कैद कर लिया है। मीर, होगा, यह लीजिए शहर। मिर्जा, जनाब जरा ठहरिए, इस वक्त इधर तबीयत नहीं लगती। बेचारे नवाब साहब इस वक्त खुद खून के आंसू रो रहे होंगे। मीर, रोया ही चाहें, यह ऐश वहाँ कहाँ नसीब होगा। यह किस्त। मिर्जा, किसी के दिन बराबर नहीं जाते, कितनी दर्दनाक हालत है। मीर, हाँ सो तो है ही, यह लो फिर किस्त। बस अब की किस्त से मैं मात है, बच नहीं सकते। मिर्जा, खुदा की कसम आप बड़े बेदर्द हैं, इतना बड़ा हादसा देखकर भी आपको दुख नहीं होता। हाय गरीब वाजिद अली साहब। मीर, पहले अपने बादशाह को तो बचाइए, फिर नवाब साहब का मातम कीजिएगा। यह किस्त और यह मात नाना हाथ। बादशाह को लिए हुए सेना सामने से निकल गई। उनके जाते ही मिर्जा ने फिर बाजी बिछा दी। हार की चोट बुरी होती है। मीर ने कहा, आइए नवाब साहब के मातम में एक मरसिया खैर डालें। लेकिन मिर्जा की राजभक्ति अपनी हार के साथ लुप्त हो चुकी थी। वह हार का बदला चुकाने के लिए अधीर हो रहे थे। शाम हो गई। खंडहर में चमगादड़ों ने चीखना शुरू किया। अबाबीलें आकर अपने अपने घोंसले में चिमटी, पर दोनों खिलाड़ी डटे हुए थे, मानो खून के प्यासे सूरमा आपस में लड़ रहे हों। मिर्जा जी 3 बाजियां लगातार हार चुके थे। इस चौथी बाजी का रंग भी अच्छा न था। वे बार बार जीतने का दृढ़ निश्चय करके संभल कर खेलते थे, लेकिन एक न एक चाल जैसे बेढब आ पड़ती थी, इससे बाजी खराब हो जाती थी। हर बार हार के साथ प्रतिकार की भावना को और भी उग्र होती जाती थी। उधर मीर साहब मारे उमंगे गजलें गाते थे, चुटकियाँ लेते थे, मानो कोई गुप्त धन पा गए हों। मिर्जाजी सुन कर झुंझलाते और हार की झेप मिटाने के लिए उनकी दाद देते थे। पर ज्यों ज्यों बाजी कमज़ोर पड़ती थी, धैर्य हाथ से निकल जाता था, यहाँ तक कि वह बात बात पर झुंझलाने लगी। जनाब, आप चाल बदला न कीजिए,
यह क्या कि एक चाल चले और फिर उसे बदल दिया। जो कुछ चलना हो तो एक बार चल दीजिए। यह आप मोहरे पर हाथ क्यों रखते हैं? मोहरों को छोड़ दीजिए। जब तक आपको चाल न सूझे मोहरा छुए ही नहीं। आप एक एक चाल आध घंटे में चलते हैं, इसकी सनद नहीं। जिसे एक चाल चलने में 5 मिनट से ज़्यादा न लगे, उसकी माँ समझी जाए। फिर आपने चाल बदली, चुपके से मोहरा वहीं रख दीजिए। मीर साहब का फर्जी पिटता था। बोले, मैंने चाल चली ही कब थी मिर्जा, आप चाल चल चुके हैं। मोहरा वहीं रख दीजिए, उसी घर में। मीर, उस घर में क्यों रखूं? मैंने हाथ से मोहरा छोड़ा ही कब था मिर्जा। मोहरा आप कयामत तक न छोड़ें तो क्या चाल ही न होगी। फर्जी पिटते देखा तो धांधली करने लगे। मीर, धांधली आप करते हैं, हार जीत तकदीर से होती है, धांधली करने से कोई नहीं जीतता। मिर्जा, तो इस बाजी में तो आपकी मात हो गई। मीर, मुझे क्यों मात होने लगी? मिर्जा, आप मोहरा उसी घर में रख दीजिए जहाँ पहले रखा था। मीर, वहाँ क्यों रखूँ? नहीं रखता। मिर्जा, क्यों न रखिएगा, आपको रखना होगा। तकरार पर बढ़ने लगी। दोनों अपनी अपनी टेक पड़ा रहे थे। न यह दबता था न वह। अप्रासंगिक बातें होने लगी। मिर्जा बोले, किसी ने खानदान में शतरंज खेली होती तब तो इसके कायदे जानते। वे तो हमेशा घास छीला किए। आप शतरंज क्या खेलिएगा, रियासत और ही चीज़ है। जागीर मिल जाने से ही कोई रईस नहीं हो पाता। मीर, क्या घास आपके अब्बाजान छीलते होंगे? यहाँ तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते चले आ रहे हैं। मिर्जा, अजी जाइए भी। जो गाजुद्दीन हैदर के यहाँ बावर्ची का काम करते करते उम्र गुजर गई, आज रईस बनने चले हैं। रईस बनना कुछ दिल गई नहीं है। मीर, क्यों अपने बुजुर्गों के मुंह में कालिख लगाते हो? वे ही बावर्ची का काम करते होंगे। यहाँ तो हमेशा बादशाह के दस्तरखान पर खाना खाते चले आए हैं। मिर्जा, अरे चल चरकटे, कोई बहुत बढ़ चढ़ कर बातें न कर। मीर, जवान संभालिए वरना बुरा होगा। मैं ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं हूँ। यहाँ तो किसी ने आंखें दिखाई कि उसकी आंखें निकाली हैं। है हौसला? मिर्जा, आप मेरा हौसला देखना चाहते हैं तो फिर आइए, आज दो हाथ हो जाए, इधर या उधर। मीर, तो यहाँ तुमसे दबने वाला कौन? दोनों दोस्तों ने कमर के से तलवारें निकाल ली और नवाबी जमाना था, सभी तलवार पेश कब्ज कटार वगैरह बांधते थे। दोनों विलासी थे पर कायर न थे। उनमें राजनीतिक भावों का अधपतन हो गया था। बादशाहत के लिए क्यों मरें? बादशाहत के लिए क्यों मरें? पर व्यक्तिगत वीरता का भाव था। दोनों ने पैतरे बदले और तलवारें चमकी, छपाछप की आवाजें आईं। दोनों जख्म खाकर गिरे और दोनों ने ही तड़प कर जाने दे दी। अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों में एक बूंद आंसू न निकला, उन्हीं दोनों प्राणों ने शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण दे दिए। अंधेरा हो चला था, बाजी बिछी हुई थी। दोनों बादशाह अपने अपने सिंहासनों पर बैठे हुए मानो इन दोनों वीरों की मृत्यु पर रो रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा छा हुआ था। खंडहर की टूटी हुई मेहराबें, गिरी हुई दीवारें और धूली धुरसित मीनारें इन लाशों को देखते और सिर धुनती थी। तो ये सब ये कहानी अपनी हो गई। तो ये इसमें अपनी जो राजनीतिक जिम्मेदारी थी उसकी समस्या को दिखाया कैसे। ठीक है, चलो फिर बाय।